नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। हम लोगों ने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में ठोस अवस्था शुरू किया हुआ था, जिसमें हम उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के उत्तर लिख रहे थे। आज भी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से देखना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। दोस्तों, तो ये प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक सहसंयोजक में कीजिए। है ना, हमारे पास कुछ ऑप्शन है, उनके वर्गीकरण करना है कि ये कौन से ठोस में आएंगे। तो दोस्तों, यदि हम देखें तो ठोसों का जो वर्गीकरण है, उसमें हम देखते हैं कि जो ठोस है, एक आयनिक हो सकता है, दूसरा आणविक हो सकता है, तीसरा हमारे पास सहसंयोजक हो सकता है, चौथा धात्विक हो सकता है। चार हमारे पास ठोसों को बांटा गया है इस प्रकार: आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और भौतिक। दोस्तों, आयनिक ठोस में जो घटक कण होते हैं, वो आयन होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन। आणविक ठोस जो होते हैं दोस्तों, उनमें घटक कण अणु होते हैं, और सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन, धात्विक में धात्विक परमाणु। दोस्तों, इनमें जो बल पाया जाता है आयनिक ठोस में, वो वैद्युत संयोजक बल पाया जाता है। आणविक ठोस में वॉन्डर वॉल्स बल पाया जाता है। धात्विक ठोस में धात्विक आबंध पाया जाता है ना। और सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक संयोजक आबंध पाया जाता है ना। आबंध या बल एक ही बात है। तो हमारे पास हमें मेन जो हमें ये देखना है कि आयनिक ठोस होती क्या है। तो वे ठोस जिनके घटक कण आयन तथा जिनके घटक कणों के मध्य वैद्युत सहसंयोजक बल कार्य करता है, आयनिक ठोस कहलाता है। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है NaCl, KCl, AgBr इत्यादि। आणविक ठोस में दोस्तों देखेंगे तो इसमें ठोस CO2, आयोडीन, है ना, और बल्ब है। सहसंयोजक ठोस में दोस्तों हमारे पास जैसे SiC, है ना, Cl2 इत्यादि। और धात्विक में जैसे Fe, Ni, जितने भी धातु हमारे पास, कॉपर, ये सारे पाए जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ठोसों का वर्गीकरण हो गया, जिसमें हमने आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक ठोसों के बारे में देखा, उनके घटक कण देखे, उनके मध्य बल देखा, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। दोस्तों, इस प्रश्न में करना क्या था, इस प्रश्न में हमें कुछ दिए हैं ठोस, उनमें कौन सा ठोस है वो हमें बताना है ना। और जैसे ये है, तो दोस्तों ये हमारा सहसंयोजक ठोस में आता है। NaCl हमारा आयनिक ठोस में आएगा दोस्तों, और Fe हमारा धात्विक ठोस में आता है, और HCl हमारा आणविक ठोस के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे हम आणविक ठोस में एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, HCl। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।
और इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, अर्धचालक क्या होते हैं, इनके दो मुख्य प्रकारों को समझाइए। तो अर्धचालक क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चालक, अर्धचालक, है ना। हमारे पास तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक होता है विद्युत रोधी, जिसको हम अचालक भी कह सकते हैं। ठीक है। चालक पदार्थ वो होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, और विद्युत रोधी वो होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जो विशेष स्थिति में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। और अगर हमें अर्धचालक की डेफिनेशन लिखनी है, अर्धचालक, तो हम लिखेंगे जिन पदार्थों की चालकता धातुओं व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती हैं, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। इनकी चालकता का पराश 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पे जो हमने ये धातु लिखा है, धातु की जगह हम चालक भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जिन पदार्थों की चालकता चालकों व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। इनकी चालकता का प्रकाश 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है। अब हमें अर्धचालक के प्रकारों के बारे में लिखना है। अर्धचालक के प्रकार, है ना। देखा जाए तो अर्धचालक के दो प्रकार हैं। एक शुद्ध अर्धचालक, है ना, जो शुद्ध अवस्था में होते हैं, अर्धचालक। इसमें हमारे पास दो हैं, एक जर्मेनियम, एक सिलिकॉन, जो शुद्ध है। और दूसरे होते हैं बाह्य अर्धचालक, है ना, जो जिनको हम अशुद्ध भी कह सकते हैं। अशुद्ध अर्धचालक लिखना था यहाँ पे, बाह्य अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। ठीक है। और ये जो अशुद्ध अर्धचालक कैसे बनते हैं हमारे, अशुद्धि मिलाने पर, है ना। और इस आधार पर हमारे दो अर्धचालक निकल के आते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हमें लिखना है एन टाइप अर्धचालक क्या होता है ना। तो इसको देख लेंगे क्या है। देखो, हमारे पास जो सिलिकॉन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी इसके पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, है ना, तो अर्धचालक का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये अर्धचालक का डायग्राम है। अब हम इसमें अशुद्धि क्या हो सकता है, दो तरीके से मिला सकते हैं। दो तरीके से बोले तो एक हम 5 संयोजकता वाली और एक 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला सकते हैं। और सिलिकॉन की कितनी संयोजकता होती है, 4, है ना। तो जब हम इसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएं, यानी हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डालें, 1 2 3 4
5 ना, ये बाहर रह जाए। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, विद्युत का चालन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन, इस पे जो चार्ज होता है हमारे पास, इस पे जो चार्ज होता है वो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है इस इलेक्ट्रॉन पे। ऋण आवेश यानी नेगेटिव। और नेगेटिव होने के कारण जो ये हमारे पास अर्धचालक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक, है ना। और यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ये चार चार इलेक्ट्रॉन है हर जगह, क्योंकि सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो चार होती है। यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे हर हर सिलिकॉन के पास चार, है ना। इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है इसको। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जब, है ना, हम लिखेंगे जब शुद्ध अर्धचालक चालक में पांच संयोजकता संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई, मिलाई जाती है तो तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन होता है। होता है, ठीक है। इतना हमें लिखना है किसमें, एन टाइप में। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम दूसरा वाला लिखें, पी टाइप अर्धचालक लिखें, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो हम शुद्धि मिलाएंगे वो तीन संयोजकता वाली मिलाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर हम अगर हम तीन संयोजकता वाली मिलाएंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो यहाँ पे एक क्या बचाएगा, खाली स्थान बच जाएगा। और इस खाली स्थान को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, कोटर बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, कोटर बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, कोटर। और कोटर जो होता है वो दोस्तों, वो धन आवेशित होता है ना, धनावेश होता है इस कोटर पे। यानी पॉ- यानी क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा इसीलिए इसको पी टाइप अर्धचालक है ना। तो हम, अगर पी टाइप अर्धचालक लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऊपर लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा। तो एक ये मिटाना है, एक ये मिटाना है, और एक ये मिटाना है। तो अब हम देखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक कैसे लिखेंगे, जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालक में धन आवेशित पोर्टल के द्वारा, यहाँ पे ये द्वारा लिख सकते हैं, कारण नहीं द्वारा लिख सकते हैं, के द्वारा क्या होता है, विद्युत का चालन होता है ना, पीछे भी द्वारा लिखना है ना। तो ये हमारे पास पी टाइप अर्धचालक की वो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे इसको भी पी बना दो, ये हमारा पी टाइप अर्धचालक हो गया ना। जैसे हमने पीछे लिखा एन टाइप, उसी तरीके से ये पी टाइप हो गया। क्या है, जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालक में कोटर के द्वारा क्या होती है, विद्युत का चालन होता है ना। और ये डायग्राम हो गया किसका, पी टाइप अर्धचालक का, है ना। ये पी टाइप अर्धचालक है हमारे पास। तो हमने तीनों चीजें देखी, अर्धचालक क्या है, एन टाइप क्या है, पी टाइप। और ये तीनों चीजें लिखनी है, मात्र 2 नंबर में है। इसमें हमने देखो तीन हमने डेफिनेशन लिख ली, है ना। और दो डायग्राम हो गए हमारे। तो ये काफी अच्छा आंसर है ना। तो इसको अगर हम कर लेंगे तो हमें काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, अब आगे के प्रश्न, हमें लिखना है पार्ट्स प्रति मिलियन, है ना। इसे पीपीएम कहते हैं, पर इसको लिखना है कि ये है क्या। देखो,
ये मिलियन को समझना जरूरी है। मिलियन होता है 10 की घात 6, है ना। मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख या 10⁶। तो हम ये जो पीपीएम है ना, ये वायुमंडल प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है ना। इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं, जैसे जल में, किसी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी, तब यूज किया जाता है ना। तो इसका जो मतलब है, इसमें हम विलेय की मात्रा चेक करते हैं, और विलाय जो हमारा विलियन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10⁶, है ना। 1 मिलियन में हम विलेय की मात्रा जब चेक करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन, है ना। और अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विलियन की 10⁶ मात्रा में विलेय की मात्रा को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम द्वारा दर्शाया जाता, ठीक है। इतना लिख लेंगे हम। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, वो कैसे होगा, इसको मिटा देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पी पी एम बराबर विलेय की मात्रा, या इसको भार भी लिख सकते हैं हम, बटे विलियन का भार गुणा 10⁶। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें स्कूल में भी पीपीएम की डेफिनेशन लिखाई है ना, तो वो डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। उसको भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इस पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो याद करना है, पीपीएम विलेय की मात्रा, या भार लिख सकते हैं, विलियन का भार गुणा 10⁶, है ना। जैसे हम मोललता में 1000 से गुणा कर रहे थे ऊपर, वैसे ही यहाँ 10⁶ से गुणा करना है, ठीक है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, कास्टिक सोडा की 4 ग्राम, अणुभार लिखा हुआ है 40, को जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो सब लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है, बताओ जरा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास कास्टिक सोडा का भार दे रखा है, ये हमारा विलेय है भाई, भार यानी डब्ल्यू बी दे रखा है, कितना है, 4 ग्राम। और हमें इसका अणुभार भी दे रखा है, का अणुभार भी दे रखा है, उसको भी लिख लेंगे, कितना दे रखा है, 40। ये हमारा क्या है, एमपी है, ठीक है। और जल में घोलकर, तो जल का भार भी दे रखा है, जल का द्रव्यमान, है ना, जल का भार दे रखा है, यानी डब्ल्यू ए दे रखा है हमारे पास, कितना, 200 ग्राम। अगर हमें जल के अणुभार की जरूरत पड़ी तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, H2O, है ना। यहाँ से हम इसका अणुभार निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, इस तरीके से निकालते हैं। और एच का होता है 1, और 2 लोग हैं, तो 2 गुणा गया 2 + 16 बराबर 18। ये क्या हो जाएगा, जल का अणुभार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मोललता निकालनी है ना। और मोललता का जो फॉर्मूला है वो है, डब्ल्यू बी इंटू 1000
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें बस ये एक दो तीन चीजें चाहिए और ये तीन चीजें हमने यहाँ पे लिख ली है ना। तो क्या क्या है, डब्ल्यू बी है हमारे पास 4 गुणा गया 1000, एम बी कितना है 40, और ये कितना है 200। 200 है ना, सिर्फ 200। तो देखो, जीरो से ये तीन जीरो से ये तीन जीरो हमारी कट जाएंगी, है ना। और चार से चार कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास बच जाएगा एक ऊपर और नीचे दो। एक से, एक को दो से भाग देना है ना, आराम से भाग कर लेंगे यहाँ पे दो। देखो ये एक पे तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए जीरो दशमलव लिखेंगे। जैसे ही जीरो दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, और सर। जैसे ही हम जीरो बढ़ाएंगे, है ना, जैसे ही हम जीरो बढ़ाएंगे दो से क्या कर लेंगे भाग, दो पंजे 10। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, 0.5 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये हमारा मोललता का क्या है, मात्रक है। ठीक है सर, ये है हमारे पास मोलरता। ठीक है, तो पहले हम ये बी में मोलरता लिखेंगे, है ना, कि मोलरता क्या है। मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है, ये भी विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये भी विलेय के मोलों की संख्या है ना। क्योंकि हमें पता है कोई भी विलियन, है ना, ये विलियन के लिए निकाली जाती है, और विलियन दो चीजों से बनता है, ए और बी। ए को हम हमेशा क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और बी को हम क्या मानते हैं, विलेय, है ना। और कोई भी विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलायक दूसरा विलेय। विलेय की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विलायक हमेशा क्या होगा, एक होगा। और किसी विलेय में विलायक कौन सा होगा, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। ये मैंने आप लोगों को बताया है ना, कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, है ना। और जिसकी कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। अब हम मोलरता निकालेंगे, तो मोलरता निकालते हैं हम विलेय के मोलों की संख्या। किसमें, मोलरता में विलेयन के आयतन में हम देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है ना। किसमें देखते हैं, विलेयन के 1 लीटर आयतन में। ठीक है, कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाती है, हमारी मोलरता कहलाती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर, है ना, आंसर हमारे यहाँ से शुरू होगा भाई, है ना। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, बस यही लिखना है ना, कि किसी निश्चित ताप पर, ये हमने एक लाइन ऐड करी यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है विलियन के 1 लीटर आयतन में, तो यहाँ पे वही लिखना है, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे